नमस्कार साथियों। आज अपनी क्लास है, कहानी की क्लास है। आज अपन ने नेट में जो भी कहानियाँ लगी हुई हैं, और ये कहानी जहाँ भी लगी है, चाहे नेट हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वो हर किसी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, एक टोकरी भर मिट्टी, ये कहानी यूजीसी नेट में लगी हुई है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगी हुई है। तो अपन को ये नहीं देखना है कहाँ लगी है, जहाँ भी लगी है अगर कहानी लगी है ये वाली, तो आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखिए, ये कहानी 1901 में लिखी गई थी। कहानी लिखी गई थी 1901 में। लिखी किसने थी? माधव राव सप्रे। माधव राव सप्रे ने लिखी थी ये कहानी, 1901 में लिखी थी। और इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी भी माना जाता है। इसी कहानी को हिंदी साहित्य की पहली कहानी माना जाता है। हालांकि हर आलोचक, हर विद्वान अपना अपना अलग अलग मत देते हैं। जैसे राजेंद्र यादव हैं। राजेंद्र यादव 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। लेकिन आम सहमति ये है कि हिंदी की पहली कहानी है जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, एक टोकरी भर मिट्टी। तो आओ इस कहानी को समझते हैं। और जब भी क्वेश्चन आए कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है या हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना है कि हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को माना जाता है, क्योंकि इस पर सर्व सहमति बन चुकी है। तो आओ पहले समझते हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं इसकी पहले समरी बताई देता हूँ, उसके बाद अपन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको अपन नोट करते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। 1 मिनट में मैं सारांश बता दूं इसका। सारांश ये है कि आप इससे समझ पा रहे होंगे, एक टोकरी भर मिट्टी जो नाम है, जो टाइटल है, वहीं से स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस कहानी में मिट्टी की बात की जाएगी और एक टोकरी मिट्टी की बात की जाएगी। अब मिट्टी किसकी होगी, कैसी होगी, कहाँ होगी, मिट्टी का क्या हो रहा होगा, वो अलग बात है, वो अपन इसमें देखेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है। इसमें होता क्या है, इसमें एक बुढ़िया होती है। बुढ़िया, एक बूढ़ी औरत होती है। उस औरत के उस औरत का पति मर चुका है, उस औरत का बेटा मर चुका है, एक बुढ़िया है और एक 5 साल की नातिन है, यानी कि पुत्र की बेटी है। पतोहू है उसकी, एक पतोहू मर चुकी है। मतलब बुढ़िया का सारा परिवार नष्ट हो चुका है और उसकी एकमात्र नातिन है, यानी कि पुत्र की पुत्री, 5 वर्ष की नातिन है। और ये जो 5 वर्ष हैं वो कई बार पूछा गया है कि कितने वर्ष की नातिन थी। क्या होता है कि वो एक झोंपड़ी में रहती है, और झोंपड़ी थी एक जमींदार के घर के बगल में। तो उस झोंपड़ी में वो रहती है। क्या होता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनको उनकी भूख तो बहुत ज़्यादा होती है। तो जमींदार साहब का मन हुआ कि क्यों न इस झोंपड़ी को भी अपनी ही ज़मीन में मिला लिया जाए और अपनी ज़मीन की वृद्धि की जाए।
तो उन्होंने झोंपड़ी को अपने यहाँ मिला लिया, अपनी ज़मीन में मिला लिया, क्योंकि ज़मींदार के पास ताकत थी। ज़मींदारों ने अपने 4 नुमाइंदों को भेजा, बुढ़िया से झोंपड़ी खाली करवाई। बुढ़िया को मजबूरन खाली करनी पड़ी, क्योंकि न चाहते हुए भी ज़मींदार से कौन भिड़ सकता है, और ख़ासकर एक बुढ़िया। बुढ़िया के पास न लड़ने के लिए लड़के थे, न उसके पास कानून था, कुछ नहीं था, गरीबों का कोई नहीं होता। तो अपनी पुत्री को लेकर चली जाती है, कहीं रहने लगती है सड़क पर। जब रहने लगती है तो उसकी पुत्री खाना खाना छोड़ देती है, क्योंकि हर किसी को लगाव होता है अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से। तो पुत्र वधू को लेकर वो चली जाती है, सॉरी, पुत्री को लेकर, पुत्र वधू की पुत्री को लेकर, यानी कि अपनी नातिन को लेकर वो वहाँ से चली जाती है। और जब चली जाती है तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है लड़की ने। तो फिर एक दिन क्या होता है कि वो एक टोकरी लेके आती है बुढ़िया, और टोकरी लेके आती है, और टोकरी लेकर कहती है जमींदार साहब से कि महाराज, मुझे एक टोकरी भर मिट्टी चाहिए। मेरी जो बच्ची थी, नातिन थी, नातिन जो है 5 बरस की है, छोटी सी नातिन, उसने खाना पीना खाना छोड़ दिया है। तो मैं इस चूल्हे से इस झोंपड़ी की मिट्टी से चूल्हा बनाऊंगी, और फिर वो इससे रोटी खा लेगी, खाना खा लेगी। तो ज़मींदार साहब उदार हृदय वाले थे, मतलब हर कोई होता ही है, कोई इतना कहेगा कि एक टोकरी भर मिट्टी देने में क्या जा रहा है। तो बोला कि जाओ अंदर झोंपड़ी के ले आओ मिट्टी। तो वो बुढ़िया जाती है और एक टोकरी भर मिट्टी भर लेती है। तो जब टोकरी भर लेती है मिट्टी की, तो मिट्टी को बाहर ले आती है झोंपड़ी से, और कहती है महाराज, महाराज, ये टोकरी को मेरे सर पर रखवा दीजिए, इसको उठवा दीजिए, थोड़ा सा मेरी मदद कर दीजिए, जिससे मैं टोकरी रखकर सिर पर जाऊं, अपने जहाँ भी रहती है वहाँ, और उससे चूल्हा बनाऊं, और अपनी पुत्री को खाना खिला दूं, जिससे वो खाना खा लेगी। तो जमींदार साहब पिघल जाते हैं थोड़ा सा, और मिट्टी उठाने के लिए झुकते हैं। जब वो मिट्टी उठाने के लिए झुकते हैं तो उनसे मिट्टी ना उठाई गई, मतलब उठा नहीं पाई उन्होंने मिट्टी। अब क्या कारण रहा वो अलग बात है, आदर्शवादी कहानी है, क्योंकि 1900 के दौर में गांधीवादी दौर चल रहा है, मतलब तो गांधी हालांकि यहाँ पर नहीं है, गांधी अभी अफ्रीका में है। गांधीवादी दौर चल रहा है, और गांधीवाद तो आपको पता ही आदर्शवाद है गांधीवाद। तो गांधी जी की तरह ही, मतलब उसका हृदय पिघला, किसका, जमींदार का। जैसे गांधी जी कहते थे कि सत्य अहिंसा पर टिके रहना है, कोई भी कितना ही मारे पीटे, हमें प्रतिकार नहीं करना है, हमें जवाब नहीं देना है। एक चांटा मारे तो दूसरा गाल सहजता से, विनम्रता से आगे कर देना है कि मार लीजिए साहब, हम प्रतिकार नहीं करेंगे। और हर मेटल का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हर व्यक्ति, कोई भी कितना ही क्रूर क्यों ना हो, हर व्यक्ति का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। हर मेटल का जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो व्यक्ति पिघलता ही है, ऐसा गांधी जी का मानना था। जमींदार साहब भी पिघले। जमींदार साहब ने कहा ठीक है उठवा देता हूँ, लेकिन जमींदार साहब से मिट्टी की टोकरी न उठाई गई। जब नहीं उठाई गई, तब उस बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं, आप उनका भार कैसे उठा पाएंगे? आपसे एक टोकरी भर मिट्टी का भार नहीं उठाया गया। तब जमींदार साहब पिघल गए। जमींदार साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ, और जमींदार साहब ने उस बुढ़िया को झोंपड़ी वापस कर दी, उसको झोंपड़ी सुपुर्द कर दी। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी, 1-2 पेज की कहानी है, छोटी ज़रूर है लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेट जैसी परीक्षाओं में कहानी के बीच बीच में से पंक्तियां उठा के दे देते हैं। बोलते हैं बताइए फलानी पंक्ति किस कविता से संबंधित है, या जमींदार का जिक्र किस कहानी में आया है, या निम्नलिखित पंक्ति से किस कहानी की शुरुआत होती है।
तो कहानी का आपको अगर सारांश पता होगा तो आप अपने आप लगा दोगे कि ये कहानी ये पंक्ति इस कहानी से संबंधित है, क्योंकि सारांश ही तो महत्वपूर्ण है। पूरी की पूरी कहानी तो किसी को याद नहीं होनी है, ना आपको होनी है, ना मुझे होनी है, ना किसी और को होनी है, ना पेपर बनाने वाले को होनी है, ना नेट को होनी है, ना यूजीसी को होनी है। ठीक है, एज इट इज कहानी तो कोई याद नहीं कर पाएगा ना, कहाँ से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। तो आइए पढ़ते हैं कहानी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखिए, एक टोकरी भर मिट्टी। प्रकाशन वर्ष सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रकाशन वर्ष 1900 भी है और 1901 भी है, कहीं कहीं पर 1901 भी मिलता है। 1901 आपको 1901 ही लगाना है। अगर दोनों हैं तो कन्फ्यूजन का मामला है, तो 1901 लगाना है। अगर 1901 नहीं है, नन ऑफ द अबव ऑप्शन है, और 1901 सॉरी 1900, 1902, 1904 और नन ऑफ द अबव, तब आपको नन ऑफ द अबव पर न जाते हुए 1900 लगा देना है। यानी कि 1900 ऑप्शन में तो ये लगाएंगे, ये है तो ये लगाएंगे, दोनों हैं तो 1901 लगाएंगे, कोई नहीं है तो नन ऑफ द अबव लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए माधवराव सप्रे ने ये कहानी लिखी है। चलो पढ़ते हैं अपन, छोटी सी कहानी, अभी 10 मिनट में 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। देखो, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी। ये लाइन कई बार आई है, 8-10 बार तो एनटीए में ही आ चुकी है, नेट में ही आ चुकी है ये वाली लाइन। ठीक यही लाइन आती है, क्या है ना, जैसे मैंने अभी आपको सारांश बताया, तो जमींदार साहब की बात अगर हो रही है तो वो पंक्ति किससे संबंधित है, एक टोकरी भर मिट्टी से संबंधित है। जैसे इसमें लिखा हुआ है किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास, ये लाइन आती है, बोलते हैं कि निम्नलिखित पंक्ति से शुरुआत किस कहानी की होती है। 4 ऑप्शन देगा, एक टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली, चंदेर से मेरी बातें, ईदगाह, आकाशदीप, राही, तो आपको लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमींदार साहब, आईएमपी लिख लेना है इस पर, आईएमपी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। हाता कुछ नहीं है, इन शब्दों से घबराना नहीं है। हाता का मतलब है, मतलब कि अपनी जो जमीन का क्षेत्र है उसको बढ़ाना। जैसे कि रहता ही है ना कि पड़ोसी है, बगल में रह रहा है, तो पड़ोसी के घर की तरफ थोड़ा सा बढ़ गए, एक हाथ बढ़ गए। पड़ोसी घर पे नहीं रहता है, मान लो उसके लड़के कहीं बाहर जॉब वगैरह करते हैं और वो भी कम आता है अपने गांव, तो जो पड़ोसी है वो कि ये लोग तो रहते ही नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे, चलो बढ़ा लेते हैं, और बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी सारी ज़मीन ले ली। तो उस तरह से महल का हाथा उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उनके मन में लालच आया, श्रीमान जी के मन में। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ले। देखो 1900 की भाषा है, 100-125 साल पहले की भाषा है, तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन आपको समझाते जाएंगे। विधवा कौन है? विधवा महिला है। महिला का ना पुत्र है, ना पति है, ना पुत्र वधू है। विधवा की है केवल एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र है 5 साल, और ये 5 साल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विधवा से बहुतेरे कहा, उसने कहा विधवा से कि बुढ़िया अपनी झोंपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से बसी थी, बरसों से थी, दशकों से वहीं बसी थी। अब किसी भी व्यक्ति का मन थोड़ी ना होता है अपना घर छोड़ने का। आप ही हो, कोई भी हो, सरकार भले ही मुआवजा दे दे, सरकार
जैसे कहे कि यहाँ से हमें हाईवे गुजारना है, यहाँ से कैन बेतवा लिंक परियोजना बनानी है, नहर बनानी है, आप विस्थापित हो जाओ। तो आप देखिए यहाँ पर पन्ना, छतरपुर, यहाँ पर लोग विद्रोह कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं आदिवासी लोग कि नहीं, यहाँ पर तो हमारी पैतृक मातृभूमि है, जन्मभूमि है, यहीं पर मिट जाएंगे पर ज़मीन ना देंगे। तो वो भी नहीं दे रही है। ठीक है, पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। 5 बरस तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। VIMP है ये, नॉट ओनली MP बट ऑल्सो VIMP। छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। ठीक है, मृत प्राय कब हो गई थी? श्रीमान पड़ोसी, कौन से श्रीमान? जमींदार। जब जमींदार की इच्छा सुनी, जब उसको पता चला कि श्रीमान जी मेरी झोंपड़ी को हड़पना चाहते हैं अपनी ताकत से, सत्ता के बल से, तो वो तो दुखी हो ही जाएगी। मृत प्राय हो गई मतलब मरणासन स्थिति में पहुंच गई। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था। भैया कोई भी व्यक्ति है, कैसा भी घर उसका टूटा फूटा फटा हो, जैसा भी हो, अपने घर से तो दुनिया प्यार करती है। फिर उसको महल अच्छे नहीं लगते हैं, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कि बिना मरे वहाँ से खाल, वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। ठीक है, मतलब वो वहीं प्राण त्याग देना चाहती थी कि मैं निकलूंगी नहीं, मर जाऊंगी पर झोंपड़ी ना छोड़ूंगी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। श्रीमान ने बहुत कहा बुढ़िया हट जाए यहाँ से, लेकिन बुढ़िया न मानी। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। अब जमींदार तो थे ही, जमींदार थोड़े स्ट्रिक्ट भी रहते हैं क्योंकि तभी मजदूर काम करते हैं, है ना। तो जमींदार डांट फटकार कर रखते थे मजदूरों को। तो फिर उन्होंने अपनी जमींदारी चाल चली। क्या चाल चली? बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाके रहने लगी। अकेली बुढ़िया थी, क्या करती बेचारी, निकल गई। कब निकली है? जब बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर, थैली गरम करने का क्या मतलब है? पैसा दे दिया वकीलों को कि वकील साहब पैसा पकड़ो, 10 लाख रुपया दे रहे हैं, साम दाम दंड भेद जैसे भी करना है करो, कोर्ट में लड़ो, कोर्ट में जज साहब के सामने बहस करो और इसको मेरी साबित कर दो झोंपड़ी को, इसको मैं लूँगा। तो जज साहब ने, अब जज क्या करे, कानून अंधा होता है, ये बात सच है। कानून पर पट्टी बंदी होती है ना, वहाँ एक मूर्ति रखी रहती है जज साहब के बगल में कि कानून ये नहीं देखता कि क्या गलत है क्या सही है, कानून ये देखता है कि क्या साबित हुआ है क्या साबित नहीं हुआ है। कानून नहीं कहता कि आपने कोई भी गलत कृत्य किया है तो आपको सज़ा होगी। कानून ये कहता है कि अगर आप अदालत में साबित नहीं कर पाए कि मेरा कृत्य सही है या गलत है, साबित कर दोगे तो भले ही आप कितने ही बड़े कुकर्मी क्यों न हो, अगर साबित कर दिया कि हम निर्दोष हैं तो निर्दोष हैं। क्योंकि जज साहब मौके पर थोड़ी ना जाते हैं। जज साहब तो हज़ारों किलोमीटर दूर के फैसले अपनी केबिन में बैठ के सुना देते हैं। उनके सामने प्रमाण चाहिए, प्रमाण जो जितने उपलब्ध करा देगा, प्रमाण कैसे मिलेंगे? पैसे से मिलेंगे। तो थैली गरम कर दी। थैली गरम करने से प्रमाण मिल गए जज साहब को। तो जज साहब ने कहा भैया ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए इस झोंपड़ी को श्रीमान जमींदार साहब के नाम सुपुर्द करती है। तो सुपुर्द हो गई झोंपड़ी, अनाथ चली गई बेचारी महिला। अब देखिए आगे की कहानी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे, घूम रहे थे, और लोगों को काम बतला रहे थे, कह रहे थे कि भैया ये काम ऐसे करो वैसे करो। जमींदार साहब वह विधवा हाथ में एक
टोकरी लेकर वहाँ पहुंची। जैसा कि अपन ने सारांश में भी देखा था, श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। श्रीमान साहब ने आदेश दिया, गेट आउट, मतलब नौकरों से कहा कि उससे बोलो कि यहाँ से गेट आउट हो जाए। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। मतलब हाथ जोड़ लिए बुढ़िया ने, महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। तो जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, मतलब जमींदार साहब ने कह दिया, ठीक है बोल क्या विनती है तेरी। तो उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है, किसकी छूट गई, बुढ़िया और पुत्री की, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। कि पुत्री ना खा रही है कुछ ना पी रही है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वही एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। क्वेश्चन ऐसे आता है कि बुढ़िया ने एक टोकरी भर मिट्टी ली थी झोंपड़ी से, उससे क्या किया था, क्या बनाया था, खाना बनाया, सॉरी चूल्हा बनाया, पौधे रोपे, मतलब 4 ऑप्शन बना देगा। तो आंसर क्या है, चूल्हा बनाने के लिए ले गई थी। क्या करना छोड़ दिया था लड़की ने, पुत्री ने, खाना खाना छोड़ दिया था, नहाना छोड़ दिया था, सोना छोड़ दिया था। तब ऑप्शन में क्या सही रहेगा, खाना खाना छोड़ दिया था, ठीक है, खाना पीना छोड़ दिया, ये लाइन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मैं मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। श्रीमान ने कहा, ठीक है ले आ एक टोकरी मिट्टी। वो जाती है मिट्टी लेने। ठीक है, विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। विधवा जा रही है भैया झोंपड़ी के अंदर। वहां जाते ही, विधवा कौन है, बूढ़ी औरत है। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। ठीक है, आंतरिक दुख, क्योंकि जब वो अपनी मातृभूमि में गई, उसने अपनी मिट्टी को छुआ तो उसकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, आंखें नम हो गईं। जब कभी अपन बरसों बाद अपने गांव जाते हैं ना, तो एकदम से याद आने लगती है गांव, आंखें नम हो जाती हैं। और चूंकि उसको निकलना भी है झोंपड़ी से तुरंत, क्योंकि बाहर कौन खड़े हैं, जमींदार साहब खड़े हुए हैं बाहर। कहाँ गए अपन, हाथ जोड़कर, अच्छा कहाँ गई, पुरानी बातों का स्मरण हुआ या उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करती है, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूँ। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, मतलब गुस्सा आ गया जमींदार साहब को, क्योंकि बड़े आदमी थे कि ये बुढ़िया मेरे से मिट्टी उठाने की कह रही है, मैं क्यों उठाऊं मिट्टी। पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी, लेकिन वो कहने लगी, महाराज 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 प्लीज़, महाराज प्लीज़ करने लगी, तो और पैरों पर गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आ गई। क्या दया आ गई, किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। हालांकि वो कह तो सकते थे नौकर से कि जा तू इसको, बुढ़िया के सिर पर रख दे मिट्टी। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा। अपना ईगो पर आ गए जमींदार साहब। पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी, वहां से वह एक हाथ भी ऊंची नहीं उठी। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। मतलब जमींदार साहब ने हार मान ली और सरेंडर कर दिया बुढ़िया की टोकरी के आगे कि ना भाई ना, हमसे ना हो पाएगा। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं।
उसका भार जन्म भर आप क्यों कर उठा सकेंगे, आप ही इस बात का विचार कीजिए। ठीक है, तो ये लाइन महत्वपूर्ण है, पेपर में एज इट इज पूछी जाती है कि किस कहानी से संबंधित है। मतलब फिर यहाँ पर आदर्शवाद आ जाता है। वो बुढ़िया कहती है कि आपसे तो एक एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही है, फिर आप इसमें हजारों टोकरियाँ मिट्टी कैसे उठा पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने सारांश भी देखा था और अपन ने पढ़ भी लिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे भी है क्या। चलो एक लाइन और है। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत्य कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि क्या वापस दे दिया, झोंपड़ी वापस दे दी, मिट्टी वापस दे दी, कुछ भी दे दिया, मतलब 4 ऑप्शन बना देगा वो तो नेट वाले। तो अपन को झोंपड़ी पर उत्तर लगाना है। ठीक है, तो आपको कहानी समझ में आई। कहानी समझ में आई हो तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए। क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैंने 4-5 चीज़ें बताई थी इसमें। सबसे पहले तो जमींदारी से संबंधित क्या है, जमींदारी से संबंधित है कहानी। कौन कौन पात्र हैं इसके, बुढ़िया, पात्र कौन कौन है इसके, बुढ़िया, और बुढ़िया कैसी है, विधवा है। पुत्री है 5 वर्ष की, पुत्र वधू की पुत्र, यानी कि 5 वर्ष की लड़की है जो इसकी नातिन है, नातिन। और कोई नहीं, 2 ही पात्र हैं। मिट्टी से चूल्हा बनाती है, लड़की खाना खाना छोड़ देती है, यही सारी चीज़ें याद रखना है। तो मेरे ख्याल से आज एक ही कहानी पढ़ते हैं, कल कोई दूसरी कहानी उठाएंगे, किसी दिन कविता उठाएंगे, तो इस तरह से कर लेंगे अपन। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए। थैंक यू।